Good morning, students. In previous lectures of mitochondria, we have discussed about the introduction about the mitochondria, its definition, and we have started the ultrastructure of mitochondria. In continuation of that ultrastructure of mitochondria, and specifically the inner mitochondrial membrane, now we have to discuss about the various structures associated with the inner mitochondrial membrane. So in that series we have to discuss about the F1 particles or elementary particles associated with the inner mitochondrial membrane. Here these are the F1 particles. So the inner mitochondrial membrane has two phases. One is the outer mitochondrial membrane has two phases. One is cytosolic phase and one is matrix phase. So on matrix phase, there is a series of knob-like particles present on the inner mitochondrial membrane. Here I want to show you the diagram. So these, if you can see the F1 particles, these are the F1 particles shown in this diagram. So inner mitochondrial membrane, the matrix phase is containing the F1 particle or oxysomes. These F1 particles, your oxysomes, is containing the three part. Basal part is rectangular shape. We can say it as base piece. One stalk is attached with this base piece, and with stalk there is a round shaped structure, that is head piece. So these F1 particle is containing three parts. One is base piece, and base piece को हम बोल देते हैं F0 particles, F0 स्टॉक पीस. ठीक है, ये जो F0 जो रेक्टेंगुलर शेप का जो इसका बेस है, दिस F0 पार्टिकल विल कंटेन ए प्रोटॉन चैनल. ये प्रोटॉन चैनल बनाएंगे for the movement of hydrogen ions. The second portion we call it stalk. इसको F5 पार्टिकल्स भी बोलते हैं, F5 या F6 पार्टिकल भी बोलते हैं इसको, स्टॉक को. और ये जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फरिंग प्रोटीन भी बोलते हैं. ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फरिंग प्रोटीन्स, यानी कि ओलिगोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है, वो एंटीबायोटिक इस स्टॉक पीस को क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो ये सेंसिटिविटी शो करता है अगेंस्ट द ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक. ठीक है, तो दो पार्ट हो गए, बेस स्टॉक, और तीसरा है हेड पीस. और हेड पीस को बोलते हैं F1 पार्टिकल या F1 सब यूनिट. ये तीन सब यूनिट होगी, है ना. बेस F0 सब यूनिट, स्टॉक F5 और F6 यूनिट, है ना. ये F5 या F6 यूनिट क्या है, बेस को हेड के साथ में कनेक्ट करके रखते हैं. जो हेड पीस है F1 सब यूनिट, ये इसको बोलते हैं एटीपीएज एंजाइम या एटीपी सिंथेज एंजाइम, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी. सो ये जो F1 जो तीसरा पार्ट है इसका, है ना, ये क्या करता है, एडीपी को फॉस्फोराइलेशन करके किस में कन्वर्ट कर देता है, एटीपी. ठीक है, एटीपी के अंदर ये इसको कन्वर्ट कर देता है. तो द हेड पीस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
एटीपी। सो इसको हम एटीपी पार्टिकल्स भी बोल देते हैं, थर्ड जो पोर्शन होता है, ठीक है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्जिसोम, या इसको देखो कई सारे नाम से जानते हैं, F1 पार्टिकल भी इसको बोल देते हैं, ऑक्जिसोम्स भी बोल देते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोल देते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्फीयर भी बोल देते हैं। तो क्या है कि ये चीज़ें अटैच्ड होती हैं विद द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर जो ये F0 F1 पार्टिकल्स भी इनको बोल देते हैं। देखो कई सारे नाम हैं ऑक्जिसोम्स के, है ना। तो F0 F1 पार्टिकल भी इसको हम बोल देते हैं। तो इन F0 F1 पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पार्टिकल्स बहुत सारे इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने के लिए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाली प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये जो ऑक्जिसोम्स हैं जो एक्चुअल में एटीपी का सिंथेसाइज करते हैं, तो इनको फंक्शनल यूनिट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है। अगर इसकी नंबर की बात करेंगे, ऑक्जिसोम्स कितने होते हैं, ये लगभग जो होते हैं ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, अप्रोक्सीमेट 100 एंगस्ट्रॉम के बाद, है ना। 100 एंगस्ट्रॉम के बाद आपको दूसरा ऑक्जिसोम देखने को मिल जाएगा। और अगर टोटल नंबर की हम बात करेंगे ऑक्जिसोम्स की इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये 10⁻⁴ to 10⁻⁵ टोटल नंबर ऑफ ऑक्जिसोम्स आपको पर जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। नंबर की टोटल नंबर की बात करेंगे तो ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है 10⁻⁴ to 10⁻⁵ इतने नंबर आपको पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो देखने को मिल जाएंगे ऑक्जिसोम्स। इस टेबल के अंदर आपको ये दिखाया हुआ है कि डिफरेंस क्या है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, है ना। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हमने प्रीवियस दोनों मेम्ब्रेन्स को हमने स्टडी किया था। तो देखो क्रिस्टी मैंने बताया था कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इन अंदर के साइड में फोल्डिंग होती है, तो वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगी क्रिस्टी, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर तो एब्सेंट होनी है। परमेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो फ्रीली परमेबल मैंने बताया था, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल है, हाईली सिलेक्टिवली परमेबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस कैरियर प्रोटीन्स। अगर बात करेंगे लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन जो होता है और लिपिड्स 50-50% में थे आउटर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का कंटेंट जो होता है वो 80% होता है, ज़्यादा होता है, लिपिड्स का कंटेंट जो हो कम होता है। और ये जितने भी प्रोटीन्स होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैरियर की तरह काम करते हैं। तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब हम चैम्बर्स की बात करेंगे। मैंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि द माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो उसमें दो पोर्शन आपको स्टडी करने हैं। एक तो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, जो दो होगी मेम्ब्रेन्स, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स, दो ही आपको चैम्बर्स इसके अंदर स्टडी करना है। एक है आउटर चैम्बर। अब ये जो आउटर चैम्बर है इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर भी बोलते हैं। ये किसके बीच में होता है, दो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको आउटर चैम्बर बोलते हैं। अप्रोक्सीमेट 20 to 60 एंगस्ट्रॉम की इसकी थिकनेस होती है आउटर चैम्बर की, है ना। और ये एक जो होता है एसिडिक पीएच कंटेन करने वाला हेट्रोजीनियस मीडियम से जो है भरा होता है। इसके अंदर जो मीडियम प्रेजेंट होता है वो बहुत ही हेट्रोजीनियस होता है, जिसके अंदर वाटर भी होगा, मिनरल भी होगा, एंजाइम्स भी होगा, है ना। अब ये जो इसके अंदर जो एसिडिक पीएच जो मेंटेन की जाती है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से की जाती है ना, क्योंकि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। तो क्या होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है अंदर से, उसमें से हाइड्रोजन आयंस पंप करके जो है इस चैम्बर के अंदर भेजे जाते हैं बार बार, है ना। तो जब ये हाइड्रोजन आयंस इस चैम्बर के अंदर अगर इकट्ठे ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका पीएच जो होता है वो कम हो जाएगा, एसिडिक पीएच हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो चैम्बर है उसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। ये हमने जो है देख लिया, आउटर चैम्बर हमने देखा है, ये है आउटर चैम्बर, ये अब है इनर चैम्बर। अब जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर है, ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी पोर्शन होगा,
है ना, उसको मैट्रिक्स भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी स्पेस है उसमें जो है होमोजेनियस जेल लाइक सब्सटेंस आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा डेंस होता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स ये बहुत ज़्यादा आपको डेंस मिलेगा, होमोजेनियस मिलेगा। इसके अंदर जो वैरायटी होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, वो वैरायटी कम होती है, तो ज़्यादातर होमोजेनियस आपको देखेगा। इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी हम बोल देते हैं। अब इसके अंदर जो होता है वो बहुत सारे आपको के नाम है एंजाइम्स मिलेंगे, डाईवैलेंट बाइंडिंग आयंस जैसे मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयंस, वो ये सब ज़्यादा आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर जो है जो चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, है ना, कौन कौन सी जो है स्ट्रक्चर्स चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक तो आपको उसके अंदर राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। राइबोसोम्स, वो जो राइबोसोम्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम, उनको हम माइटोराइबोसोम्स बोल देते हैं। और ये जो माइटोराइबोसोम्स होते हैं ये 55S टाइप के होते हैं। 55, पहले ये सोचते थे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, लेकिन बाद में ये स्ट्रक्चर देखने के बाद पता चला कि ये जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो 55S के राइबोसोम्स मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हुए ये मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, इनकी दो सब यूनिट की अगर बात करेंगे तो इन राइबोसोम्स की, तो एक होती है 40 to 45S और दूसरी होती है 30 to 35S। अब ये जो माइटोराइबोसोम्स होते हैं ये मेमेलियन माइटोराइबोसोम्स की हम बात कर रहे हैं 55S टाइप की। अदर एनिमल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स मिलते हैं वो 70S टाइप के ही आपको देखने को मिलेंगे। ये मेमेलियन जो है राइबोसोम्स की मैं बात कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर शेप का डबल स्ट्रैंडेड, है ना, नेक्ड आपको जो है डीएनए मिलेगा जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। तो उसी तरह का जो है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो कई सारे स्पीसीज ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो लीनियरली ऑर्गेनाइज होता है ना, लीनियर फॉर्म के अंदर, जैसे टेट्राहाइमेना है, एक सीलिएट है, ठीक है, एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है टेट्राहाइमेना, एक ग्रीन एल्गी है क्लेमाइडोमोनास, और कुछ स्पीसीज होते हैं सिलेंट्रेटा के जिनके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपको लीनियर जो है अरेंजमेंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम नंबर की बात करें वो 2 to 6 जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनका नंबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 10,000 तक पर सोमेटिक सेल भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द विच टाइप ऑफ द सेल्स इट इज़। चलो, इस जो टोटल जो डीएनए होगा, है ना, टोटल जो डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको माइटोजीनोम दे देते हैं। टोटल जीनोम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोजीनोम जो है वो हम बोल सकते हैं। अब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए कंटेनिंग एरिया होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए कंटेनिंग एरिया जितने भी होते हैं उनको न्यूक्लियोइड्स जो है वो नाम दिया जाता है, न्यूक्लियोइड्स, है ना, कि पर्टिकुलर कौन सी रीजन के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के वो डीएनए सिचुएटेड है, कंसंट्रेटेड है, उनको हम जो है न्यूक्लियोइड्स नाम दे देते हैं। तो एक पहला था हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरा हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, तीसरा जो मैट्रिक्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रेब साइकिल। इन सब के लिए जो होते हैं एंजाइम्स मैट्रिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जो 70% टोटल एंजाइम्स होते हैं किसी भी सेल की, तो वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सेल के पास टोटल एंजाइम्स में से 70% एकल माइटोकॉन्ड्रिया के पास मिलते हैं। अब इनके अलावा, एंजाइम्स के अलावा, डीएनए के अलावा, राइबोसोम्स के अलावा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के पास तीनों तरह के आरएनए मिलेंगे, टीआरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोफ्लेविन विटामिन मिल जाएंगी, B2 विटामिन जिसको बोलते हैं वो विटामिन मिल जाएगा, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का कलर जो है आपको येलो दिखेगा, और कुछ बहुत छोटे छोटे फाइबर्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर ये सब चीज़ें
प्रेजेंट होती हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स जो होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, किस किस चीज़ के लिए एंजाइम्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एक तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए एंजाइम्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए बहुत सारे आपको एंजाइम्स मिल जाएंगे। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। और चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो स्पेशली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या इनर चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे ज़्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एंजाइम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिर्फ इनके नाम जो होते हैं वो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन होते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की हम बात करें तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपको मोनोऑक्सिजन, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, NADH साइटोक्रोम रिडक्टेज, ये एंजाइम्स बेसिकली जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या तो वो ऑक्सीडेशन करते हैं या वो रिडक्शन करते हैं। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज उनको हम बोल देते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, है ना। तो ये जिस भी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करते हैं उसी सबस्ट्रेट के हिसाब से उनका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। ग्लिसरोफॉस्फेट एसाइल ट्रांसफरेज, हेक्सोकाइनेज 2, फैटी एसिड कोएंजाइम ए लाइगेज, एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, ठीक है। सो दीज आर द एंजाइम्स ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और अगर आउटर चैम्बर की बात करें, आउटर चैम्बर में आपको मिलेगा एडिनाइल काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फोकाइनेज। सो ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस, या फिर फॉस्फोराइलेशन करते हैं, अटैचमेंट ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। इन सब के लिए एंजाइम्स जो होते हैं वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करने वाले एंजाइम्स और ATP सिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ATP सिंथेज, क्रिएटिनिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कोलाइन डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेजिज एंजाइम्स होते हैं, है ना। साइटोक्रोम एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, साइटोक्रोम वो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स क्या है, उनके पास हीम जो होता है, हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो वो हीम कंटेनिंग जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, ऐसे ही साइटोक्रोम होते हैं। दीज साइटोक्रोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं। दीज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर एक्सक्लूसिवली फाइंड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ही मिलेगा, सेल में और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए एक बायोमार्कर का काम कर सकता है ना। तो वो उसकी लोकेशन सिर्फ वहीं पे आपको देखने को मिलेगी। तो दीज आर द एंजाइम्स। ये देखो, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेज यहाँ पे दिखाए हुए हैं। यूबिक्विनिन, फ्लेविन, FMN है, फ्लेविन, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ऑल दीज आर द साइटोक्रोम एंजाइम्स फाउंड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स। और अगर इनर चैम्बर की बात करें या मैट्रिक्स की बात करें तो वो फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स और क्रेब साइकिल वाले एंजाइम्स आपको मैट्रिक्स के अंदर मिल जाएंगे। जैसे क्रेब साइकिल के हैं सिट्रेट सिंथेटेज, अकोनिटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये लिस्ट है पूरी, है ना। इसमें से आप एक एक दो एंजाइम्स सभी के आपको याद करके रखने हैं। ये फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए भी एंजाइम है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के लिए भी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अगर हम अब माइटोकॉन्ड्रियल DNA की बात करें, है ना, वो हमने वहाँ पे ब्रीफ में था। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इनर चैम्बर के अंदर, है ना। अब जो नॉर्मल साइज का जो DNA मॉलिक्यूल्स हो उनको हम मोनोमर हम उसको बोल देते हैं, है ना, मोनोमर्स। लेकिन जो डबल साइज का सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा उसको डाइमर बोल देते हैं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि जो DNA प्रेजेंट होता है वो छोटा DNA भी प्रेजेंट होता है नॉर्मल साइज का, उसको मोनोमर बोलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल जो DNA होता है वो अटैच होकर डबल लेंथ में हो जाता है, वो अटैच होके, है ना, बड़ा साइज का हो जाता है, तो उसको डाइमर्स भी बोल देते हैं। वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
जो डीएनए कंटेनिंग एरियाज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोड भी बोल देते हैं। इसके अलावा अब जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम है, क्या बोला था मैंने माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को, माइटोजीनोम, ठीक है, वो कुछ राइबोसोमल आरएनए होते हैं राइबोसोम्स के लिए, उनको कोड करता है ना। 22 टीआरएन जो ट्रांसफर आरएनएज नेसेसरी फॉर द ट्रांसलेशन, है ना, उसके लिए भी प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है। तो कुछ तो राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम्स के लिए जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स होता है उसके लिए राइबोसोमल आरएनए चाहिए, उनको कोड करता है। और क्या करता है कि 22 टाइप्स के जो ट्रांसफर आरएनए चाहिए उनके लिए भी कोड करता है। आगे भी बात करेंगे। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो न्यूक्लियर डीएनए से कैसे अलग है। एक तो इसके अंदर जो जीसी पेयर रिच है, जीसी पेयर रिच का मतलब है गुएनाइन और साइटोसाइन की अमाउंट कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर डीएनए। और ये आपको पता है कि जी और सी जो है ट्रिपल बॉन्ड बना के रखते हैं आपस में। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने की वजह से एक तो क्या है कि इस जो होता है ये हैवी हो जाता है, ये जो गुएनाइन और साइटोसाइन होते हैं, है ना, इसका अगर आप एडिनाइन और जो है थाइमिन के साथ में कंपैरिजन करेंगे तो इनका जो है साइज बड़ा होता है। तो ये हैवी डेंसिटी ज़्यादा बड़ा जो होता है, क्योंकि जीसी रिच ज़्यादा होगा, जहाँ पे जीसी का कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो डीएनए हैवी, ऑटोमेटिकली हैवी होता है, ठीक है। तो हैवी होता है, इसकी डेंसिटी भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर डीएनए। अब इसमें जो दो स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर जिस स्ट्रैंड के पास गुएनाइन ज़्यादा होगा, है ना, जिस स्ट्रैंड के पास जी कंटेंट ज़्यादा होगा उसको हैवी स्ट्रैंड बोल देते हैं। और जिस स्ट्रैंड के पास सी कंटेंट ज़्यादा होगा, साइटोसिन कंटेंट ज़्यादा होगा, उसको हम बोल देंगे लाइट स्ट्रैंड। तो दो स्ट्रैंड है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के, हैवी स्ट्रैंड एंड लाइट स्ट्रैंड। हैवी स्ट्रैंड इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ द गुएनाइन और लाइट स्ट्रैंड कंटेनिंग द मोर नंबर ऑफ साइटोसाइन बेस। अब जो हैवी स्ट्रैंड है वो केवल 28 जीन्स के लिए कोड करता है और लाइट स्ट्रैंड केवल 9 जीन्स के लिए कोड करता है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड की कंटेंट ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, उन दो स्ट्रैंड्स को अलग करने के लिए ज़्यादा जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए बोल देते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसका डीनेचुरेशन टेम्परेचर ज़्यादा है या मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि वहाँ पे जो है जीसी का कंटेंट, गुएनाइन और साइटोसिन का कंटेंट कम होता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कम होती है क्योंकि इसके पास जीन्स कम है, न्यूक्लियर डीएनए के पास जीन्स ज़्यादा होती हैं। अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है रेप्लिकेशन के लिए, वो पॉलीमरेज एंजाइम जो न्यूक्लियर डीएनए को पॉलीमराइज करता है उससे अलग डीएनए पॉलीमरेज होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर। और वो जो डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो प्रोकैरियोटिक टाइप का डीएनए पॉलीमरेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए आपको सर्कुलर शेप का मिलेगा और नेकेड मिलेगा। नेकेड का मतलब क्या है कि ये किसी भी तरह की फोल्डिंग आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी, इसके साथ कोई भी प्रोटीन्स एसोसिएटेड नहीं होते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल हमारा सेल का डीएनए की बात करें तो वो डीएनए आपको लीनियर मिलेगा और एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के साथ में जुड़ के उसके बहुत सारी पैकिंग जो है वो हो जाती है। ऐसा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो रेप्लिकेशन करता है एक सेल साइकिल के अंदर G2 फेज से जब साइटोकाइनेसिस की तरफ वो सेल साइकिल बढ़ती है, ग्रोथ 2 फेज से साइटोकाइनेसिस जब होनी होती है तब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर डीएनए की हम बात करें तो न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन आपको सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एस फेज में देखने को मिलेगा। अब एक और डिफरेंस क्या आपको देखने को मिलेगा कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन यूकैरियोटिक मतलब नॉर्मल सेल का जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल ही होता है। मॉलिक्यूलर वेट अगर इक्वल, जो अगर किसी पर्टिकुलर एक इक्वल लेंथ के डीएनए की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर डीएनए का
कम होगा। तो ये हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल की तरह काम करता है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब है कि अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसाइज या कुछ ऐसी फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो अपने आप कर लेता है, इंडिपेंडेंट काम करता है ना। लेकिन अपने सारी चीज़ें, अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कर सकता, कुछ कर लेता है, कुछ के लिए डिपेंड होता है ऑन द साइटोप्लाज्मिक डीएनए या पूरे सेल के ऊपर डिपेंड होता है। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल इसलिए बोलते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो जो प्रोटीन्स होते हैं वो कुछ अपने लिए बना लेता है, कुछ के लिए डिपेंडेंस शो करता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है वो माइटोराइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज, है ना। ये इंडिपेंडेंट फंक्शन दिखा रहा है कि भाई इसके अपने अलग राइबोसोम हैं, इसका अपना जो है डीएनए पॉलीमरेज अलग है। अब क्या है कि मैसेंजर आरएनए को क्या कर सकता है, ट्रांसक्राइब कर सकता है आरएनए पॉलीमरेज से, ठीक है। तो इसके पास जो डीएनए होता है उस डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन ये अपने आप कर लेता है। अब जो एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो एटीपी मॉलिक्यूल भी अपने आप प्रोड्यूस कर लेता है। तो ये 3 ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट फंक्शन जो है शो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स होते हैं, है ना, वो प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से तो बनते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन्स जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं बना पाते। फॉर एग्जांपल जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स इन ह्यूमंस की बात करें तो 615 प्रोटीन्स आर एनकोडेड इन कार्डियक माइटोकॉन्ड्रिया, कि हमारे हार्ट की सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो 615 प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। लेकिन अगर हम रैट की बात करें तो उसके अंदर 940 माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स हैव बीन रिपोर्टेड। तो अलग अलग जो है स्पीसीज के अंदर, अलग अलग तरह के स्पीसीज के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज किए जाते हैं बाय द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो अलग अलग हो सकता है। अब हम क्या बात करते हैं कि जो पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किए जाते। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो कोड करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को कोड करता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की, और कुछ मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स को कोड करता है ना। लेकिन जो साइटोक्रोम, जो एंजाइम्स की बात कर रहे थे ना, जो साइटोक्रोम एंजाइम्स, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, वो सारे के सारे साइटोक्रोम एंजाइम्स, है ना, साइटोक्रोम जो ऑक्सीडेज जिसकी बात कर रहे थे, और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स जो डीएनए के पास होते हैं, ऑल दीज प्रोटीन्स आर एनकोडेड बाय द न्यूक्लियर डीएनए एंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर उनका सिंथेसाइज किया जाता है, फिर वो राइबोसोम्स के अंदर जाते हैं। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द डीएनए, तो वो आरएनए पॉलीमरेज, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी न्यूक्लियर डीएनए से ही बनता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया उसको यूज कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन्स जो होते हैं वो सेल उसको बना के देती है, तब वो अपने सारे फंक्शंस कर सकता है। अब अगर बायोजेनेसिस की बात करें कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कहाँ से हुआ है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे, जो कोई भी सेल होती है वो अपने नंबर को, माइटोकॉन्ड्रियल नंबर को इंक्रीज करती है। अगर आप देखेंगे तो अगर लाइफ स्पैन की बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, वो 5 से 10 दिन का ही होता है। किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया का लाइफ स्पैन हर 5 से 10 दिन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो नया माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन की बात करेंगे तो 4 अलग अलग व्यूज आपको देखने को मिलेंगे, 4 डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से पहला है डी नोवो सिंथेसिस, और इसमें ये बोला गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो ओरिजिनेट होता है वो सेल के अंदर जो सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, है ना, साइटोप्लाज्म में जो सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स हैं,
है ना, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनसे जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर अपने आप जो है नया माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है। स्मॉल, पहले छोटा माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, उसको प्रोमाइटोकॉन्ड्रिया बोल देंगे। बाद में इसके अंदर क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी, तो ये बड़ा साइज का माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, उसको मेच्योर माइटोकॉन्ड्रिया या ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं। एक तो ये है भाई डी नोवो सिंथेसिस से नया माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, एक व्यू ये है। दूसरा व्यू है कि जो एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया है, उस एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल, जैसे सेल डिवीजन होता है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिवीजन हो जाएगा, या उसमें से बडिंग होके दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दूसरा क्या है कि एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिवीजन बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन या फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा, है ना, या तो सेप्टा बनेगा बीच में, या बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाएगा, उसकी वजह से दो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिवाइड हो जाएगा, या फिर एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में क्या हो जाएगा, बडिंग हो जाएगी, और बडिंग होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिवीजन हो जाएगा। ये देखो डायग्राम के अंदर क्या दिखाया गया है कि प्रो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, उस प्रो माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो ये है प्रो माइटोकॉन्ड्रिया, इस प्रो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्रोथ होने के बाद इसका साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज होने के बाद ये ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है उसमें क्या दिखाया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद वो, ये देखो दिस इज द डिवाइडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, डिवाइड करके दो में बन जाएगा, या फिर क्या हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या हो जाएगी, बडिंग हो जाएगी। ये देखो ये हो रही बडिंग, है ना, इस बडिंग में ये एक बडिंग होके यहाँ से इसका पोर्शन जो है डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होने के बाद में पूरा नया माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। ठीक है, तो बडिंग से और डिवीजन से जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया बनता है उसको बोलते हैं सेकंड जो व्यू है बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा जो व्यू है उस तीसरे व्यू में बताते हैं कि एक एंडोसिम्बायोटिक होने की वजह से, कि पहले क्या था कि जो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन माइटोकॉन्ड्रिया का बताया गया इसमें कि जो नॉर्मल जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाली जो सेल थी, है ना, उनके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरिया थे, उन बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ, जो पहले यूकैरियोटिक जो बैक्टीरिया थे, है ना, जो फोटोसिंथेसिस करते थे, है ना, या जो क्या बोलते थे एरोबिक रेस्पिरेशन करते थे, है ना, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरिया का सिम्बायोटिक, क्या हुआ कि जो पहले जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाली यूकैरियोटिक सेल्स थी, उन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बाय चांस जो है ये जो प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया थे जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते थे उनको एंगल्फ कर लिया। लार्ज साइज होने की वजह से इन बैक्टीरिया को जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई, सेल डाइजेस्ट नहीं कर पाई, तो ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल आपस में एक क्लोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर अटैच हो गए। उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल ने इसको जो है ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन और शेल्टर प्रोवाइड की, इसके बदले में इस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन करके एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना, एटीपी रिच मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, उनका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो दोनों आपस में क्लोज एसोसिएशन में रहने लगे, और क्लोज एसोसिएशन में रहने के बाद ये जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे दिस विल कन्वर्ट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में थे और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं और डिसिमिलरिटीज हैं जो है बैक्टीरिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब अगर हम फंक्शंस की बात, फोर्थ जो व्यू है, फोर्थ व्यू ऑफ ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि हमने ये देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, दैट आउटर मेम्ब्रेन में बी कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ईआर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में कई जगह आपको कंटिन्यूटी में देखने को मिलेगी। तो कुछ साइंटिस्ट ने रॉबर्टसन 1964 में कहा कि इसका जो ओरिजिन हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन हुआ है, दैट इज फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हुआ कि इनसाइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डबल वॉल्ड की फोल्डिंग होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर के साइड में फोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, और वो फोल्डिंग होने की वजह से वो इनलार्ज होकर वो डिटैच हो जाता है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हुआ है। अब अगर फंक्शंस की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या फंक्शन करते हैं, सबसे बड़ा फंक्शन तो क्या करता है, सेल का रेस्पिरेशन करता है।
ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके एटीपी मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है, इसलिए इसको पावर हाउस भी बोला जाता है, स्टोरेज बैटरी भी बोला जाता है, एटीपी मिल भी बोला जाती है सेल की, है ना, क्योंकि सेल के लिए जो एनर्जी है जो एटीपी है, वो एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ द ग्लूकोज। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया अमाइनो एसिड का सिंथेसाइज करता है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, साइट होती है थर्मोजेनेसिस के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को थर्मोजेनेसिस की साइट बोलते हैं, क्योंकि हीट प्रोडक्शन जो होता है, हीट जनरेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही किया जाता है। ब्राउन जो हमारी एडिपोज सेल्स होती हैं, एडिपोज सेल्स के अंदर जो फैट जो डिपॉजिट होता है, वहाँ पे जो है जो हीट प्रोडक्शन होती है, दैट हीट प्रोडक्शन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन एडिपोज टिश्यू सेल। ठीक है, अब क्या है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर जो हीम पोर्शन होता है, दैट हीम इज ऑल्सो द सिंथेसाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं। दीज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टीरॉइड, साइटोक्रोम्स एंड क्लोरोफिल्स। फैटी एसिड्स का इलोंगेशन भी किया जाता है मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वाइटलोजेनेसिस प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। oogenesis जब बनता है, जब एग फॉर्मेशन होता है, तो एग में जो योक फॉर्मेशन होता है, दैट योक फॉर्मेशन इज ऑल्सो इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और आपको स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर देखने को मिलेगा। जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म का जो मिडल पीस होता है, उस मिडल पीस के अंदर आपको स्पाइरल शेप की माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे, जिसको निबेनकेन नाम देते हैं, निबेनकेन। दैट निबेनकेन इज फॉर्म्ड ऑफ द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सेल की साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं, सेल की ग्रोथ को भी रेगुलेट करते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।